इसी मंच पर मुझे मौका मिला है, इसीलिए मैं आभारी हूँ। मैं डॉक्टर वैष्णव चरण मुखी हूँ। आज का विषय है, आज प्रेमचंद का जयंती के ऊपर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इतना मैं कहूँगा कि प्रेमचंद के जीवन में घट रहे जो घटनाएं आसपास घट रही थी, उसी को वो क्या करते थे, उपन्यास में उजागर करते थे। इसीलिए ये मध्य वर्ग के लिए, मध्य वर्ग उसको बहुत चाहने लगे कि ये मध्य वर्ग की कथा है। हमारी बात उपन्यास के माध्यम में आती थी, इसीलिए मध्य वर्ग उपन्यास को ही चाहने लगे। प्रेमचंद के पहले का उपन्यास जो है, उसमें तिलिस्मी उपन्यास है, फैंटेसी है, पौराणिक उपन्यास है, बौद्ध जातक कथाएं हैं। तो ये सब सुनकर लोगों में क्या करेंगे लोग? जब 19वीं शताब्दी में लोगों को खाना नहीं मिलता था, लोग अपना जो जितना मेहनत करते थे उसका उनको सही परिणाम नहीं मिलता था, तो वो तिलिस्मी यारी उपन्यासों को, पौराणिक कथाओं को लेकर क्या करेंगे? वो यथार्थवाद चाहते थे। अभी हमारे बच्चे भी यथार्थवाद और आदर्श उन्मुख यथार्थवाद पर बोले। मैं यथार्थवाद पर कहना चाहता हूँ कि यथार्थवाद किसको कहते हैं? आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? संगोष्ठी में भाग लिए हैं। आपका संगोष्ठी कहाँ हो रहा है? कॉलेज के कक्षा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अगर कहेंगे हमारे संगोष्ठी आसमान में हो रहा है, बादलों में हम बैठे हैं, हम पानी में तैरते हुए संगोष्ठी सुन रहे हैं, ये क्या होगा? ये यथार्थवाद नहीं है, ये काल्पनिक है। काल्पनिक कहानी आप सुने हैं? एक हम राजा बन जाते, हम चंद्र पे रहते, हम बादलों में खेलते, ये काल्पनिक उपन्यास है, काल्पनिक कहानी है। कल्पना से नहीं, यथार्थ से। यथार्थ में जो बीत रहा है, जो घट रहा है, समाज में जो हो रहा है वास्तविक रूप में, उसी का चित्रण वो उपन्यास में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समाज में जो घट रहा है, वो जो यथार्थ है, उस उपन्यास को, अगर यथार्थवादी उपन्यास को कोई पढ़े तो उसको दुख मिलता है, वो जीने के लिए उत्साही नहीं होता। उसका परिणाम क्या होता है? सबको डिप्रेस करता है। डिप्रेस का मतलब है हतोत्साह, उत्साह नहीं मिलता। इसीलिए प्रेमचंद क्या करते हैं? आदर्श उन्मुख यथार्थवाद। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का मतलब क्या है? जैसे एक उपन्यास है गबन, एक उपन्यास है सेवा सदन। उसमें क्या करते हैं? गबन में जो जालपा है, जालपा एक लड़की है जिसकी रुचि सजने संवरने में थी। वो सारा सजने संवरने वाली चीज, गहनों को गंगा में बहा देती है और अपना पति को जेल से छुड़ा कर लाती है। ये हुआ आदर्श। इसको उपन्यास को जो पढ़ेगा वो जलपा की तरफ बनना चाहेगा। इसीलिए आदर्श के तरफ जाना, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद उसको कहते हैं। इसमें जो सुमन है सेवा सदन में, वो सेवा सदन में सुमन एक अच्छी घर की लड़की थी। वो पड़ोस गई थी रामलीला देखने के लिए या कुछ अनुष्ठान में। वहाँ से आई तो किसी ने उसको बहका के वैश्या के पास ले गया और वैश्या बना दिया उसको। वैसा बनने के बाद भी जो कढ़ाई सिलाई करके वो आदर्श बनी, मतलब खराब से खराब नहीं बन गई, वो खराब हुई हो गई थी, अच्छी थी, खराब हो गई, फिर खराब से फिर अच्छा बन गई, अच्छी बन गई। तो ये अच्छा बनना, आदर्श बनना सबको प्रेरणा देती है कि मैं भी आदर्श बनूं। इसको कहते हैं आदर्श उन्मुख यथार्थवाद। इसीलिए विषय दिया गया था कि यथार्थवाद और आदर्शवाद में क्या अंतर है, और यथार्थवाद और आदर्शवाद के ऊपर आपको प्रेमचंद के उपन्यास को वर्णन करने के लिए। वास्तविक यथार्थवाद जो है वो बड़ा ही दुखदायी है। आप यथार्थवाद पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमें नौकरी नहीं मिलती, ये यथार्थवाद है। हम इतना मेहनत करते हैं, हमको रोटी नहीं मिलती है।
तो दूसरा लोग भी बोलेगा अरे वो तो मेहनत किया इतना, उसको रोटी नहीं मिला, हम क्यों मेहनत करने जाएंगे, हम क्यों पढ़ने जाएंगे, हम क्यों कॉलेज जाएंगे। ये है यथार्थवाद। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद है। वो एक लड़का था अमित, वो एक लड़का था रुद्र, वो पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको डॉक्टरेट मिल गया, वो पढ़ने के बाद वो बड़ा अफसर बन गया, तो हम भी पढ़ेंगे, हम भी इसके जैसा बनेंगे। तो ये है आदर्श उन्मुख यथार्थवाद। यथार्थवाद और आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का यही अंतर है। इसके बाद जो है समाज में जो घट रही हैं, घटती हुई घटनाएं, जो दलित के ऊपर अत्याचार, उसका उनका है कहानी है सदगति। प्रेमचंद धार्मिक जो रीति रिवाज है उनको भी पाखंडी मानते थे। धर्म के नाम पर जो हो रहा है, जैसे गोदान में दिखाया गया है, गाय को पालना, गाय को दान करना धर्म मिलता है। धर्म मिलता है जो ये भवसागर से पार होकर मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए गाय दान करने के लिए कोई बहुत आग्रही था, उसमें बड़ा रुचि थी कि वो गाय पाले और गाय को गोदान करे। वो मरते समय तक गोदान करने के लिए व्याकुल था, लेकिन वो तो बेगारी कर रहा था, उसके पास पैसा नहीं था। जमींदार उसके सारे लगान के बहाने सारे जमीन हड़प लिए थे। उधर लगान चुकाने के लिए वो उसको कर्ज करना पड़ा। कर्ज जिससे किया, लाला ने सारे संपत्ति हड़प लिया। तो होरी के पास कुछ पैसा नहीं था, वो बेगारी खटते खटते ही उसका दम तोड़ दिया। आखिर में ब्राह्मण आता है, बोलता है कि आखिरी इच्छा उसकी थी कि वो गोदान करे। पानी थोड़ा देता। आखिर में धनिया क्या करती है, गोदान कराती है, अपने पास जितना भी पैसा रहता है उस पैसा को ब्राह्मण को दे देता है और गोदान के नाम पर क्यों पुण्य होगा। लेकिन उसके पास कुछ पैसा नहीं रहता है, तो उसका जीवन सर्वस्वांत हो जाता है, वो रास्ते में आ जाता है। ऐसे ही घटना है छुआछूत जात पात के ऊपर, जो ठाकुर का कुआं और सदगति जैसे कहानियों में देखने को मिलता है। कफन कहानियों में जीवन की वास्तविकता है। तो ये जीवन की वास्तविकता को दर्शाने वाले वास्तववादी लेखक हैं। उनके लेखक में गांधी जी का प्रभाव भी है, मार्क्सवाद का प्रभाव है, स्वाधीनता संग्राम का प्रभाव है। सूरदास जो है कर्मभूमि में वो निर्बल है, छोटा है, नाटा है, फिर भी सबके सामने खड़ा होकर उद्योगीकरण को विरोध करता है। हमारा देश गांव में बसता है, हम सारे लोग में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो औद्योगिकरण में नहीं है। हम वस्तुवादी हो जाएंगे। औद्योगिकरण से हम धनी नहीं बनेंगे, औद्योगिकरण से हम व्यभिचारी हो जाएंगे। इसीलिए औद्योगिकरण को गांधी जी विरोध करते थे और प्रेमचंद भी विरोध करते हैं। देखा जाए तो प्रेमचंद एक दलित साहित्यकार है। दलित साहित्यकार, दलित लोग ही साहित्यकार बनते हैं ऐसा नहीं है। जैसे साहित्य में आप क्लासिसिज्म जिसको बोलते हैं, स्वतंत्रतावाद और क्लासिकल को नहीं अभिजात्यवाद। अभिजात्यवाद साहित्य वो साहित्य नहीं है जो अभिजात लोग पढ़ेंगे। अभिजात्य साहित्य में भी प्रेमचंद का गोदान है, प्रेमचंद के सारी कहानियां हैं। अभिजात्य साहित्य उसको नहीं कहते हैं जो अभिजात्य लोग ही लिखे हैं, जो धनी लोग लिखे हैं, जो राजा महाराजा लिखे हैं, इसको अभिजात्य साहित्य नहीं कहा जाता है। जो युग युग बीतने पर भी जो साहित्य का दर्जा वही है, मन बरकरार रहता है, जिसको लोग आज भी चाहते हैं, उसको अभिजात्य साहित्य कहते हैं। उसको
जैसे प्रेमचंद का गोदान है, प्रेमचंद सारे कहानियाँ हैं, सारे उपन्यास हैं, तो वो अविरत साहित्यकार हैं। मैं इतना ही कहूँगा और इतना कहकर